नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संस्कृत सरस्वती चैनल पर। पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया, पिछले वाले लेसन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार स्वर की परिभाषा होती है, किस प्रकार स्वरों का विभाजन होता है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर वो आपने 5 पढ़े, जिनका नाम मूल स्वर भी आपने पढ़ा। 2 मात्रा वाला दीर्घ स्वर जिसकी संख्या आपने 8 पढ़ी, ली का दीर्घ नहीं होता ये भी आपने जाना। प्लुत स्वर आपके 9 होते हैं क्योंकि सभी स्वरों के प्लुत होते हैं, ये भी आपने जाना। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार भी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि पाणिनीय शिक्षा में संपूर्ण स्वरों का, कुल स्वरों का योग हमसे पूछा जाए तो कितनी संख्या हम बताएंगे। उसमें भी आपने देखा कि सभी स्वरों को जोड़ने पर 22 स्वर हो जाते हैं, लेकिन एक ली का या तो ह्रस्व या तो प्लुत, ऐसा एक मान करके आपने 21 भेद पढ़े। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम 21 या 22 स्वर पढ़ चुके हैं। स्वर के बाद में दूसरा हमारा जो वर्ण होता है उसका नाम होता है व्यंजन। हम व्यंजन की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जो आपकी घंटी है उस पर आप क्लिक करें, उसको आप शुरू करें, और ताकि जिससे आपको आने वाला वीडियो अपने आप पता चल जाए और आप वीडियो को देख सकें। चलिए हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन की परिभाषा में संस्कृत में लिखा है कि जो स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, वहाँ लिखा है कि स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। आप मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं क्योंकि बोलने से संस्कार हो जाता है और वो याद हो जाता है। स्वरम यानी जो स्वर को, अनु का मतलब होता है पीछे, योज्यम यानी जो जोड़ कर आता है, इति व्यंजनम, ऐसा वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी जब भी आप व्यंजन का उच्चारण करोगे, प्रयोग करोगे उच्चारण में, तो वो हमेशा अपने साथ है और आगे नहीं, हमेशा पीछे कोई ना कोई स्वर लेकर आता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए क व्यंजन लिया, ये प्योर व्यंजन है, इसके नीचे जो चिन्ह लगा दिया जाता है इसका नाम हलंत चिन्ह होता है। इससे ये पता चलता है कि ये अर्धमात्रिक है और इस समय इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ। मैं कहता हूँ कि बिना स्वर के जो नहीं आता वो व्यंजन है, लेकिन ये स्वर को कहाँ लेकर आए, बोले आगे लेकर आए कि पीछे लेकर आए। तो हम पढ़ते हैं कि हमेशा स्वर को पीछे लेकर आता है। जैसे क प्लस अ करोगे तो आगे बन जाएगा क। मित्रों याद रखिएगा, यदि आप स्वर के पहले यानी स्वर को आगे रख करके व्यंजन को जोड़ना चाहोगे तो वो क व्यंजन का या वर्ण का निर्माण नहीं हो करके वो अक बन जाता है। इस प्रकार का ये जो संयोजन है वो सर्वथा अनुचित माना जाएगा। हमें जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण करना होगा तो स्वर को जोड़ना है, लेकिन वो स्वर कभी भी आगे नहीं बल्कि उसके पीछे जुड़कर आएगा। जैसे क में अ जोड़ा तो क बना, लेकिन यदि मैं आगे रखूँगा तो वो क नहीं बल्कि अक बन जाएगा। परिभाषा जब हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो वह परिभाषा लिखी है कि जिस वर्ण का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता, जिस वर्ण का यानी ऐसी वर्णमाला का वर्ण जिसका यानी जिस वर्ण का स्वतंत्र अपने आप से, अपने रूप में स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं होता, स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं होता यानी उच्चारण असंभव होता है, ऐसे वर्ण का नाम बताइए क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। तो हिंदी वर्णमाला की परिभाषा में आप पढ़ते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण करने पर हमें स्वर की आवश्यकता होती हो, जिसका अपने आप से उच्चारण नहीं कर सकते, उस वर्ण का नाम व्यंजन वर्ण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हम हमेशा स्वर पर आश्रित रहते हैं। इसलिए हमेशा हम पढ़ते हैं कि व्यंजनानि स्वर आश्रयाणि, वो हमेशा स्वर पर आश्रित रहते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं तो एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस चिन्ह का नाम संस्कृत व्याकरण में हलंत के नाम से जाना जाता है। एक बिंदु का नाम अनुस्वार, 2 बिंदु का नाम जैसे विसर्ग। ये दर्शाता है कि इसका मतलब है ये हलंत चिन्ह जिसके साथ भी लगेगा वो प्योर व्यंजन वर्ण कहलाएगा। यहाँ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा। जब हम स्वरों का विभाजन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि 1 मात्रा वाला ह्रस्व, 2 मात्रा वाला दीर्घ, 3 मात्रा वाला प्लुत होता है। उसी प्रकार कोई हमसे पूछे कि बताइए व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, तो आपको ये याद रखना है, ये समझना है कि व्यंजन की यदि हमसे मात्रा पूछी जाए, अब बोलचाल में तो आप पूछते हो कि व्यंजन आधा होता है, क्योंकि उसकी मात्रा भी अर्धमात्रा होती है, यानी व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक के रूप में जाना जाता है। तो व्यंजन की आधी मात्रा, स्वरों की 1, 2 या 3 मात्रा होती है।
संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार बनाए जाते हैं और प्रत्याहार के रूप में यदि आप व्यंजन का दूसरा नाम देना चाहो तो हम व्यंजन को हल भी कहते हैं। जैसे हम सामान्य कई बार बोलते हैं कि बताइए स्वर का दूसरा नाम क्या है, तो हम पढ़ रहे थे कि स्वर को आप दूसरी भाषा में अच भी कह सकते हो, तो स्वर कहो या अच कहो बात एक ही है। उसी तरह से व्यंजन को आप चाहे हल कहें चाहे व्यंजन कहें बात एक ही है। अब हम संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से प्रमुख व्यंजन वर्ण हैं जिनका प्रयोग भाषा में किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। अभी तक हम केवल इसका अर्थ समझ रहे हैं, तो अर्थ हमने समझ लिया कि जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की यानी स्वर की आवश्यकता होती है वो आपका व्यंजन होता है। समझने की दृष्टि से मैं संपूर्ण व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटना चाहता हूँ। ये इसके भेद नहीं है, ये केवल इनके नाम के अनुसार 3 विभाजन है, ताकि हम जब प्रयत्न आदि पढ़ें या शॉर्ट में यदि हम बोलना चाहें कि बताइए वर्णमाला को आप कैसे बोलेंगे, तो हम सामान्य कह सकते हैं कि साहब ये 3 प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट में लिखना चाहता हूँ उस पार्ट का नाम है जैसे स्पर्श वर्ण, यानी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनकी विशेषता के आधार पर हम उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। कहते हैं इनकी परिभाषा या अर्थ क्या है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर या जिनके उच्चारण में, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, जिनके उच्चारण में मुख के जो स्थान होते हैं। अच्छा, मुख के स्थान कौन से स्थान होते हैं इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। मुख में पाए जाने वाले जो स्थान हैं जिनके द्वारा हम उच्चारण करते हैं वर्णों का, ऐसे मुख के उच्चारण स्थान एक दूसरे से परस्पर स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। इसलिए इन वर्णों का नाम ही हम बताइए कौन से वर्ण कहते हैं? स्पर्श वर्ण करते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जब हम करेंगे और उच्चारण करने पर मुख के तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ इस प्रकार के स्थान आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हो, तो जिनका उच्चारण करने पर स्पर्श करते हो तो उनका नाम ही आपने स्पर्श वर्ण रख दिया। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे कहूँ बोलिए प, जैसे ही आप प का उच्चारण करोगे तो आपके होठ आपस में स्पर्श करेंगे। मैं आपसे कहूँ बोलिए क, तो आपका कंठ आपस में एक दूसरे का जो है स्पर्श करता है। मैं आपसे कहूँ बोलिए च, तो च के उच्चारण में आपकी जीभ तालु से जाकर के टच करती है। आपसे पूछा जाए बोलिए ट, तो स्पष्ट रूप से आप ट का उच्चारण जब करोगे तो आपकी जिह्वा मूर्धा से जाकर के टच करती है, टकराती है। उसी प्रकार ऐसे अन्य अनेक वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर कई सारे स्थान आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जिज्ञासा होती है आखिर वो कौन कौन से वर्ण हैं, तो हम पढ़ते हैं कि साहब ऐसे वर्ण क से लेकर के म तक के वर्ण होते हैं। कहाँ से कहाँ तक के वर्ण हैं? क से म तक के वर्ण इस श्रृंखला में आते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। आपको लगेगा कि वास्तव में इन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख के स्थान आपस में एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में वाक्य आता है तो क से यानी क आदि में जिसके यानी क से स्टार्ट करेंगे तो बन जाएगा कादयो, और म की समाप्ति तक हम ले जाते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं माँ अवसाना। साथियों, कादि का मतलब जैसे बालक आदि अर्थात बालक और भी कुछ है, तो हम जहाँ प्रारंभ करेंगे आदि में वो क वर्ण होगा, और अवसान का मतलब समाप्ति होता है, तक होता है, पर्यंत होता है। जैसे यहाँ तक, वहाँ तक, उस पर्यंत, वहाँ तक। तो क से लेकर म की समाप्ति समझिए, अवसान का मतलब होता है समाप्ति। तो सामान्य क से लेकर म की समाप्ति तक के सारे वर्ण बताइए क्या कहलाते हैं? तो हम संस्कृत में कहेंगे वे सभी स्पर्श कहलाते हैं। तो मेरे साथ पढ़िए, कादयो मा अवसाना स्पर्शा। कैसे लेकर म तक के वर्ण स्पर्श हैं। हमसे पूछा जाए कि बताइए ऐसे कुल कितने वर्ण हमारे पास हो जाते हैं, तो हम सभी को पता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। क की लाइन के 5 अक्षर, च के 5 अक्षर, ट की लाइन के वर्ग के 5 अक्षर, त के वर्ग के 5 अक्षर, प वर्ग के 5 अक्षर, कुल मिलाकर के 25 वर्ण हो जाते हैं। इन्हीं स्पर्श वर्णों को दूसरी भाषा में हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इन्हें व्याकरण शास्त्र में ही इन्हीं वर्णों को एक और रूप से परिभाषित किया गया है, बताया गया है। जैसे मैंने लिखा है कि इनका दूसरा नाम या अन्य नाम उदित वर्ण भी होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए स्पर्श वर्णों का अन्य नाम क्या दिया जा सकता है, तो हम कहेंगे साहब ये उदित भी होते हैं।
लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। वहाँ जब हम बोलते हैं कि साहब कौन कौन उदित हैं, उदित में वैसे दो शब्द हैं, उत और इत। इसका व्याकरण शास्त्र में अर्थ होता है कि जिसमें ह्रस्व उकार की संज्ञा हो उसका नाम उदित होता है। ये देखिए, क में मैंने ह्रस्व उ लगाया तो कु बन गया, च में उ लगाओगे तो चू बन जाएगा, ट में उ लगाएंगे टू, त में उ लगाया तो तू, और प में उ लगाया तो पू। सभी में ह्रस्व उकार मिला दिया जाता है, उसकी इस संज्ञा होती है और उसका फल ये होता है कि कु का अर्थ केवल का नहीं होता, बल्कि कु का अर्थ पूरा क वर्ग यानी अपने समान सभी वर्ग वाले अक्षरों का बोध यहाँ करवाता है। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि चू का मतलब तो आप कहेंगे पूरा च वर्ग है। इसी प्रकार टू का मतलब पूरा ट वर्ग है, तू का मतलब पूरा त वर्ग है, और पू का मतलब पूरा प वर्ग है। बताइए एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं हमारे पास? 5। तो 5 5 5 5 और 5 टोटल आप काउंट करेंगे तो वही बताइए संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 25। जब कु में आप क वर्ग से स्टार्ट करोगे तो क ख ग घ कैसे स्टार्ट होगा, और पू में प वर्ग जो आपका ख़त्म हो जाएगा तो वो प फ ब भ म पे तक चलेगा। तो बात तो वही हुई ना। इसको आप भले क से मैं तक कह लो, चाहे कुछ टुप कह लो, तो ये इन्हीं का अन्य नाम है, उन्हीं का नाम उदित कहा तो वो 25, तो ये भी आपके 25 है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि बताइए स्पर्श कौन है, तो आपको परिभाषा देनी होती है कादयो मावसान स्पर्शा, क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श हैं। और आपको कहे कि साहब उदित कौन है, तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि कु चु टु तुपु उदित है, और कु मतलब क वर्ग, चु मतलब च वर्ग, और इसी प्रकार वर्गों को आपको समझना है। चलिए, इसका मतलब स्पर्श और उदित एक ही है, कुछ अलग चीज़ नहीं होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में आपने स्पर्श किया, सभी प्रकार के उच्चारण स्थानों को मिलाया, तो उसका नाम स्पर्श आपने पढ़ा है। उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख की जो हवा होती है, उच्चारण में जो हमारे मुख की हवा होती है, हवा को मैं प्राणवायु यानी ऑक्सीजन बोलते हैं हम, प्राणवायु जो होती है वो मुख के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती, मुख के अंदर ही रहती है। हवा का प्रवाह तीव्र गति से बाहर नहीं होता। तो सीधी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु अंदर ही रहती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे वो वर्ण कौन से, तो समझने के लिए मैं लिख सकता हूँ जैसे य, व, र, ल। इन वर्णों का जब आप उच्चारण करते हैं, आप कर सकते हैं, हाथ को अपने सामने मुख के रखिए, आप बोलिए य, व, र, ल। तो निश्चित रूप से आपको ऐसा हवा का ज़्यादा एहसास नहीं होगा, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हमें हवा का प्रवाह बाहर नहीं करना होता। नॉर्मली है, जब भी उच्चारण करोगे तो प्राणवायु अंदर ही रहती है। अंदर शब्द को संस्कृत में अंतः बोलते हैं, और स्थित रहती है इसलिए आगे स्थ लगा देते हैं। तो ऐसे वर्णों का नाम ये देखिए क्या हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। परिभाषा हो गई, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के अंदर ही रही, हवा का ज़्यादा प्रवाह ना हो, यानी इसमें न तो हवा का प्रवाह होता है और ना ही स्पर्शों की तरह स्पर्श टच होता है। इसको आप टच वर्ण भी बोल सकते हो, और इसको हम उदित वर्ण भी बोल सकते हैं। ये सभी वर्गों में होते हैं ना, देखो क वर्ग में, च वर्ग में, इसलिए वर्ग में होने वालों को कई बार हम वर्गीय वर्ण भी बोल देते हैं। इस प्रकार आप चाहो तो इनके 3 नाम दे सकते हो, ABC, इसी आप समझ सकते हैं। एक आपके वर्ण स्पर्श वर्ण है, इन्हीं को उदित वर्ण कहते हैं, और इन्हीं का एक नाम आप जो है सामान्य वर्गीय वर्ण भी दे सकते हो, क्योंकि ये वर्गों में आते हैं। भारत के निवासी हो तो भारतीय हो, ये वर्ग वाले हैं तो ये वर्गीय हैं। इसी प्रकार इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अंदर रहती है, इसलिए इनका नाम अंतस्थ वर्ण है। उच्चारण भी आपने कर लिया। आप सोच रहे होंगे साहब य, र और ल में जीभ टच करती है, लेकिन ये टच बिल्कुल हल्का होता है। य तो इसमें कम ऐसा लग रहा है, टच ही नहीं हो रहा। व टच होने वाला होता है लेकिन टच होता नहीं है। र में थोड़ा सा टच होता है, जैसे ट। अब ट में स्पष्ट टच है, इसलिए वो टच वर्ण है यानी स्पर्श वर्ण है, लेकिन र में हल्का सा होता है अर, जबकि वहाँ स्पष्ट होता है च, प, म, और ये बिल्कुल हल्का सा होता है र, ल, इसलिए इनका नाम अंतस्थ वर्ण कहा गया है। दोस्तों यह वर्ल, और इसको आप देखेंगे तो बताइए संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 4। तो आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ वर्ण कितने हैं, तो आपको बताने कि अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। इनका एक अन्य नाम भी आप दे सकते हैं। अन्य नाम का मतलब शॉर्ट में इनको प्रत्याहार रूप में आप बांध सकते हैं। इनका अन्य नाम य से स्टार्ट होता है, लण के ण तक जाते हैं, इसलिए इसका एक नाम क्या हो जाएगा? यण।
इसलिए हमारे कई बार लिखा हुआ आता है यणो अंतस्थाः। क्या लिखा हुआ आता है? यणो, अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। यणो अंतस्थाः। बोलिएगा मेरे साथ एक बार, यणो अंतस्था। चलिए, क से लेकर म तक के स्पर्श हैं, उदित हैं, वर्गीय हैं, जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु लगे वो आपके अंतस्थ हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम यण, यानी अंतस्थ वर्णों का दूसरा नाम आप कह सकते हो यण होता है। ऐसा हमने इनका नाम भी पढ़ लिया। अब कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु अंदर नहीं बल्कि बाहर तीव्र गति से जाती है, और तीव्र गति से जाने के कारण शास्त्र कहता है हल्का सा उष्मा का एहसास भी करवाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन वर्णों का जब भी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन वर्णों के उच्चारण में, जो वर्ण हम पढ़ेंगे अभी, इन वर्णों के उच्चारण में मुख की प्राणवायु अब की बार मुख के अंदर नहीं रहेगी। मुख की प्राणवायु तीव्र गति से मुख से बाहर निकलती हुई, तो मुख से तीव्र गति से बाहर निकलती हुई, तीव्र गति से बाहर निकलती हुई हल्का सा उष्मा का एहसास भी करवाती है। हल्का सा उष्मा का एहसास भी करवाती है। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कि ज़ोरदार गर्मी लगने लगे, हल्का सा उष्मा का एहसास करवाती है, उष्मा का एहसास भी करवाती है। इसलिए ऐसे वर्णों का नाम ऊष्म वर्ण होता है। याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में आपको हल्का सा उष्मा का एहसास हो और प्राणवायु मुख के अंदर नहीं बल्कि बाहर जाए तीव्र गति से, जैसे आप बोलेंगे मेरे साथ कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप उच्चारण करिए श, श, स, ह। जब इन चार वर्णों का आप उच्चारण करते हो तो प्राणवायु आपको हवा पे जो है टक्कर सी मारती है, जोरदार प्रवाह करती है। तो यह वर्ण जब आपने पढ़ा था तो उसमें तो प्राणवायु का प्रवाह था ही नहीं। अब आप पढ़ के देखिए, श, स, स और है। ये संख्या में आपके सामने जो मैंने वर्ण लिखे हैं, इन चार वर्णों का जब भी आप उच्चारण करोगे, प्राणवायु आपके हाथ पर प्रहार करती है, क्योंकि वो मुख से बाहर तीव्र गति से निकलती है। अब जब भी कोई आप प्रयास तेज़ करते हो, जहाँ थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता हो, तो निश्चित रूप से एनर्जी ज़्यादा लगती है और हल्का सा उष्मा का एहसास हमें होता है। इसलिए उन वर्णों का नाम ही बताइए, आपने क्या पढ़ा? ऊष्म वर्ण। मैं आपसे कहूँ कि य से स्टार्ट थे तो उनका नाम यण था। मैं चाहूँ तो इनका भी एक नाम दे सकते हैं। प्रत्याहार रूप में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ बताइए स से स्टार्ट हो जाएंगे और हल्के ल तक जाएंगे, तो इनका एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? शल। तो जैसे आपने इनका नाम यण दिया, मैं इनका भी एक अन्य नाम दे सकता हूँ। और बताइए आपने अन्य नाम क्या दिया इनका? शल वर्ण। यानी शल वर्ण क्या है? ऊष्म वर्ण है। इसी बात को सामान्य शब्दों में और लिखा गया शास्त्र में कि सलो ऊष्माणः, अर्थात सल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये लाइन हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जब हम प्रत्यय की यत्न या प्रयत्न की चर्चा करेंगे तो दोस्तों ये लाइनें वैसे की वैसे वापस रिपीट होंगी और हम और अच्छा समझ सकेंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से संपूर्ण व्यंजन वर्णों को स्वरों के बाद 3 भागों में आप बांट सकते हैं। इसी तरह से मैं चाहूँ कि मैं व्यंजन को शॉर्ट में कैसे समझूंगा। अच्छा, व्यंजन का दूसरा नाम आपने हल भी पढ़ा है, तो कहेंगे हल में कौन कौन से आपने पढ़े? सबसे पहले आपने पढ़ा स्पर्श, जिनके उच्चारण में आपस में स्थान स्पर्श कर रहे थे। कुछ ऐसे वर्ण थे जिनमें आप प्राणवायु अंदर ही रख रहे थे, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें प्राणवायु बाहर जा रही थी और उष्मा का एहसास करवा रही थी। बताइए स्पर्श वर्णों की संख्या कैसे लेकर मत तक कितनी है? 25 है। बताइए उस अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और ऊष्म वर्णों की संख्या भी कितनी पड़ी आपने? 4। तो सामान्य व्यंजन वर्णमाला में हमारे पास में कुल जो व्यंजन वर्ण वर्तमान में अभी तक जो हम पढ़े हैं उनकी संख्या हो जाएगी 25 + 4 29 और 4 33 व्यंजन वर्ण सामान्य व्यंजन वर्ण होते हैं आपके वर्णमाला में। अब देखिए दोबारा एक बार वापस में लेता हूँ। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता हो उसका नाम व्यंजन है। व्यंजन हमेशा कभी आगे जुड़कर नहीं आएगा बल्कि पीछे जुड़कर आएगा, इसलिए इसकी परिभाषा है स्वरम अनुयोज्यम। स्वर को जो पीछे जोड़कर आता हो, जिस वर्ण का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, जिस वर्ण के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है वो आपका व्यंजन होता है। ये बेचारा आधा अधूरा होता है, इसलिए इसकी आधी मात्रा होती है और इसके जो चिन्ह लगाया जाता है इस तरह का, उसको आप हलंत का चिन्ह बोलते हैं और इसको दूसरी भाषा में हलवर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्णों को समझने की दृष्टि से 3 भागों में आप बांट सकते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्थान आपस में स्पर्श करते हों वे स्पर्श वर्ण हैं।
क से लेकर के म तक हैं। संस्कृत में कादियो माउसाना स्पर्शा हैं। संख्या पूछे तो हम बता देंगे 25। इन्हीं को ऊ लगाकर वर्गों के अनुसार बांटा जाता है, इसलिए वर्गीय वर्ण हैं। और सामान्य भाषा में उदित वर्ण भी कहलाते हैं, लेकिन उदित को बोलेंगे तो हम परीक्षा में लिखेंगे कुचुटु तुपु एते उदिताः। एते का मतलब ये सभी वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं तो हम कह देंगे साहब ये उदित वर्ण हैं। इसी प्रकार से कु मतलब का वर्ग, चु मतलब चा वर्ग, टू मतलब टा वर्ग, टू मतलब ता वर्ग और पु मतलब पा वर्ग बताया गया है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर प्राणवायु अंदर से बाहर नहीं आती, अंदर ही रहती है, ऐसे वर्णों का नाम अंतस्थ वर्ण होता है। बोला कौन कौन है तो हम पढ़ रहे थे य व र ल, संख्या में 4 हैं और इनका दूसरा नाम आपने क्या दिया यण, इसलिए मैंने लिखा यणो अंतस्ताः। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर प्राणवायु मुख से बाहर निकलती हुई हल्का सा ऊष्मा का एहसास करवाती है, इसलिए इन वर्णों का नाम होता है ऊष्म वर्ण। कौन कौन है तो आप पढ़ सकते हैं श श स है, संख्या में आपसे पूछिए तो 4 और दूसरा नाम शॉर्टकट में आप दे सकते हैं शल, इसलिए मैंने लिखा सलो ऊष्माण। इस प्रकार अभी तक सामान्य वर्णमाला में हम 33 व्यंजन वर्णों की चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा भी पाणिनीय शिक्षा में विस्तार से वर्णों का विभाजन किया गया है। एक बिंदु का नाम अनुस्वार, 2 बिंदु जो स्वर के पीछे आती है उसका नाम विसर्ग, क ख के आगे आदि विसर्ग तो जिह्वामूलीय, प फ के आगे अर्ध विसर्ग तो उपदमानीय, कुछ यम वर्ण होते हैं 4 और एक 2 स्पर्श ळ होता है। इस प्रकार टोटल 42 वर्ण आगे बढ़ जाते हैं। 9 वर्णों की चर्चा और करनी बाकी है, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। निश्चित रूप से आप मेरी समझ रहे होंगे। साथ के साथ जब मैं बोलूँ तो आप इसको लिख भी लिया करें। कहीं समस्या आती हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिया करें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसमें कहाँ आपको कोई दिक्कत हो, समझने में परेशानी आती है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों का लगातार जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर आप क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको अपने आप मिल जाए, उसकी सूचना आपको मिल जाए। इसे आप लाइक भी किया करें। मैंने देखा है कि आपने बहुत प्यार प्रेम दिया है, बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग आपने दिया है कि 7-8 दिन में अपन 1500 से ऊपर अपन सब्सक्राइबर भी हुए हैं, 3-4 हज़ार लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं। लेकिन साथ के साथ आप इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और लोगों तक भी हमें पहुंचना है ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके सहयोग से, आपके प्यार प्रेम से उत्साहित होकर के और आगे मैं बहुत अच्छे वीडियो बना सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने ये सारी बातें जा सकें। धन्यवाद आप सभी का। संस्कृत की सेवा के लिए हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।